हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है द इनाम पर्सपेक्टिव में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का पहला अध्याय। पहला अध्याय पढ़ेंगे। क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन तथा इसके वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन विषयों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जनसंख्या का वितरण, यानी लोग किसी देश या क्षेत्र में कहां-कहां और किस प्रकार से फैले हुए हैं। इसके बाद जानेंगे जनसंख्या घनत्व, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, यानी समय के साथ जनसंख्या कैसे बढ़ती है और इसका कारण क्या है। इस अध्याय में हम भाषाई संगठन को भी समझेंगे, जिससे हमें भारत की भाषाई विविधता का ज्ञान होगा। साथ ही जनगणना क्या है, इसको भी डिटेल से समझेंगे। जनगणना क्यों जरूरी है। और अंत में भारत से जुड़े तथ्य, जैसे महिला सशक्तिकरण इत्यादि, ये सब को आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। जनसंख्या। जनसंख्या का अर्थ किसी किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, यही क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो मानव संसाधन है। मतलब देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति है ना, वो कौन है? वो स्वयं मानव है। भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जो आबादी है, जनसंख्या, वो चीन की है। उसके बाद दूसरे नंबर भारत की आती है। लेकिन वर्तमान में ये डाटा चेंज हो गई है। खैर, भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है। मतलब अगर हम ये तीन देश, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों की जनसंख्या को अगर हम एक साथ कर देंगे, फिर भी भारत की जनसंख्या इन तीनों देश से ज्यादा होगी। इसीलिए जनसंख्या को बारीकी से समझना, पढ़ना जरूरी हो जाता है। जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लोग कहाँ और कितने रहते हैं। भारत में जनसंख्या हर जगह बराबर नहीं है। कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है तो कुछ राज्यों में बहुत कम है। वही सबसे ज्यादा की बात करें जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में। मतलब सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या है तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे
बताया गया है कि जनसंख्या हर जगह बराबर नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर हम बात करें, मान ले ये भारत है। ये भारत है। तो भारत कुछ ऐसा है। ऊपर की तरफ हिमालय हिमालय रीजन है। ये हिमालय रीजन है। और ये पठारी क्षेत्र है। और ये तटीय क्षेत्र है, जैसा आप जानते हैं। इधर अरब सागर है। अरब सागर है। इधर पश्चिम बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। तो समुंदर से सटा क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहा गया है। तो भारत में जो सबसे सघन आबादी है वो है मैदानी एरिया में। वो है मैदानी एरिया में और तटीय एरिया में। वही विरल जनसंख्या की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी थार वाले क्षेत्र में। मरुस्थल क्षेत्र जो राजस्थान में है, वो वहाँ ग्रामीण इलाके में बहुत कम आबादी होती है। वही बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर, ये सब में कम आबादी है। संख्या का घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व, जो औसत घनत्व है, वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। वही बात करें कि घनत्व अधिक क्यों होता है, उसकी जो मुख्य जो कारण है वो है उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता, रोजगार और परिवहन सुविधा सुलभ होता है। जिस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि होगी, जल की उपलब्धता होगा, रोजगार परिवहन की अति सुलभ सुविधा होगा, तो जाहिर सी बात है उस इलाके में, उस क्षेत्र में आबादी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं घनत्व कम क्यों होता है। उसका जो बड़ी कारण है वो है पर्वतीय क्षेत्र का होना, मरुस्थल का होना, घने वन और कठिन जलवायु। जैसा कि पीछे हम भारत का नक्शा बना के दिखाए थे कि पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, घना वन, जहाँ कठिन जलवायु का जो रीजन है, इलाके हैं, उसमें विरल आबादी होती है, मतलब आदमी कम होते हैं। वहीं बात करें मैदानी इलाका का, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, परिवहन अच्छा होता है, ये सब कारण, भौगोलिक स्थिति अच्छी होती है, ये सब कारण होती है सघन होने का। वही हम बात करें तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक आबादी है। वही कम की बात करें, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये सब जो रीजन है,
इसमें कम आबादी लोग बसते हैं, जिसका मुख्य कारण भौतिक भौगोलिक स्थिति है। संख्या वृद्धि का अर्थ समय के साथ जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिससे ये पता चलता है कि कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1951 के बाद जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में वृद्धि दर कम हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण जन्म दर अधिक, मृत्यु दर में कमी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि का जो कारण बताया जा रहा है वो क्या है? उच्च जन्म दर है, मृत्यु दर में कमी हो रही है और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है, जिसके वजह से ये जनसंख्या बढ़ रही है। वही हम बात करें भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901 से लेकर 2011 तक की, तो वही अगर हम बात करें 1901 से 1921 की, तो इस क्रम में जो है ना, ये जो दौर में धीमी वृद्धि देखने को मिली है। वही बात करें 1921 से लेके 1951 तक की, तो इस समय स्थिर वृद्धि रही है, कांस्टेंट रही है, न घटी है न बढ़ी है, बीच में रही थी। 1921 से 1951 के जो काल रहा है वो स्थिर वृद्धि देखने को मिली है। वही बात करें 1951 से 1981 तक का, तो तीव्र वृद्धि रही है। मतलब 1951 से 1981 में जो है ना से मतलब वृद्धि देखने को मिली है, बहुत अधिक से बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। वही बात करें 1981 से लेकर 2011 तक की, तो वृद्धि दर में कमी देखने को मिली है। तो समझ गए। सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 लाया, जिसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु यानी इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं का हर क्षेत्र में विकास करना है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो। 15 से 29 वर्ष की आयु वाले लोगों को युवा कहा गया है। मतलब 15 से 29 आयु वर्ग वाले को जो है युवा माना गया है। सरकार के सभी योजना इसी उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इस युवा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है, इसमें है पहला शिक्षा। मतलब सभी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। दूसरा है कौशल, युवाओं को केवल किताबी ज्ञान न मिले बल्कि उन्हें हुनर सिखाया जाए ताकि वो काम करने योग्य बने। तीसरा इसमें बात कही गई है विकास की, उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास करना। और अंत में है रोजगार पे ध्यान दिया गया है, मतलब कि युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करना और उन्हें खुद का व्यवसाय एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होने करने के लिए प्रेरित करना।
जनसंख्या संगठन जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर वर्गीकृत करना। देश की सामाजिक आर्थिक तस्वीरें, मतलब सरल शब्दों में कहे तो किसी भी देश की कुल आबादी को जब हम अलग अलग श्रेणियों जैसे जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, कि वे कहाँ रहते हैं और वो कौन सी भाषा बोलते हैं के आधार पर बांटते हैं तो उसे जनसंख्या संगठन कहा जाता है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमें उस देश की सामाजिक आर्थिक तस्वीरें दिखाता है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि देश में कितने बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, कितने युवा हैं जिन्हें नौकरी चाहिए और कितने बुजुर्ग हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है। आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आयु संरचना की। किसी भी देश की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जो पहला वर्ग है 0 से 14 वर्ष, इसे आश्रित वर्ग कहा गया है। वही बात करें 15 से 59 वर्ष, ये कार्यशील वर्ग होते हैं। वही बात करें 60 प्लस वर्ष की, तो यह वृहद वर्ग कहलाता है। थोड़ा हम बात करते हैं 0 से 14 वर्ष, ये जो आश्रित वर्ग होते हैं, ये आश्रित वर्ग के होते हैं। इस उम्र के बच्चे पूरी तरह से अपने परिवार और सरकार पर निर्भर होते हैं। इनके लिए शिक्षा और पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। वही बात करें कार्यशील वर्ग की, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो काम करते हैं, उत्पादन करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वही बात करें वृहद वर्ग की, इस वर्ग में हमारे बुजुर्ग आते हैं। हालांकि इन्होंने जीवन भर योगदान दिया होता है, लेकिन इस उम्र में उन्हें विशेष स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। 15 से 59 वर्ष वाले कार्यशील लोग ज्यादा होते हैं, उस देश के विकास की गति उतनी ही तेज होती है। जिस देश में 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग ज्यादा होंगे, वह देश उतना ही विकसित होंगे। ग्रामीण शहरी जनसंख्या, भारत में जो कुल गांव हैं वो 6,40,867 गांव हैं, जिसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.84% है, जो कृषि पे आधारित है, प्राथमिक कार्य प्रधान है। मतलब भारत में जो जो सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो ग्रामीण में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिसका प्रतिशत 68.84% है।
और ये जो लोग हैं वो कृषि पे आधारित है, मतलब प्राथमिक कार्य खेती बाड़ी, पशुपालन, ये सब करते हैं। वही बात करें शहरी जनसंख्या की, तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% है। और ये जो लोग हैं वो ज़्यादातर उद्योग व सेवा क्षेत्र में संलग्न है, मतलब द्वितीयक क्षेत्र में ये लोग बहुल है, शहरी जनसंख्या वाले। भाषाई संगठन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। 1903 से 1928 के सर्वे के अनुसार 179 भाषा है, लगभग 544 बोलियां हैं। मतलब 1903-1928 के दौरान एक सर्वे हुआ था जिसके अनुसार 179 भाषा और 544 बोलियां थी 1928 में। जो वही वर्तमान की बात करें तो भारत के संविधान में 22 भाषा का जिक्र है, जिसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। वही कम बोलने वालों की संख्या कम बोलने वालों भाषा की बात करें तो वो संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है। ये सब भाषा बहुत कम बोलने वाले हैं। भारत भाषाई विविधता वाकई में बहुत ज़्यादा है। वही ग्रामीण इलाके में जब आप जाएंगे तो हर 5 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। हर 5 किलोमीटर पे भाषा चेंज देखने को मिलेगी। यही भाषाई विविधता कहलाता है। भारत की भाषाएं मुख्यतः 4 परिवारों में बांटी गई है। पहला इंडो आर्य, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, चौथा चीन तिब्बती। मतलब भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सब इन्हीं इन्हीं 4 परिवार के भाषा में से कोई एक भाषा को इस्तेमाल करते हैं। इंडो आर्य भाषा परिवार, अब हम बात करें इंडो आर्य भाषा परिवार की, तो ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कुल भाषाएं लगभग 73% लोग, मतलब ये जो भारत में जो सबसे ज्यादा जो बोलने वाले भाषा है वो इंडो आर्य भाषा है, जो 73% लोग इसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं। इंडो आर्य भाषा के अंतर्गत प्रमुख भाषाएं हैं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी। ये सब भाषा जो है इंडो आर्य की भाषा है, परिवार की भाषा है। यही बात करें क्षेत्र की, किन क्षेत्रों में इंडो आर्य भाषा बोली जाती है, वो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, पश्चिम भारत है। मतलब भारत में भारत में जो इंडो आर्य भाषा परिवार की जो भाषा बोली जाती है वो उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पश्चिम भारत में।
में बोली जाती है। वही बात करें द्रविड़ भाषा परिवार की, तो ये द्रविड़ भाषाएं जो बोली जाती है भारत में, वो 20% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इन द्रविड़ भाषाओं के जो प्रमुख भाषा है वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इसका जो क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत। मतलब द्रविड़ परिवार के जो भाषा जो बोले जाते हैं भारत में, वो दक्षिण भारत में बोली जाती है। मतलब ये वाले इलाके में बोली जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.38% है। इनके जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है संथाली है, मुंडा है, और इसके क्षेत्र की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मतलब ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के जो लोग रहते हैं, जो जिसमें संथाली, मुंडा ये सब आते हैं, वो सब झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि भारत में पाए जाते हैं। वही अगला हम बात करें चीन तिब्बती भाषा परिवार की। इसकी जो जनसंख्या है भारत में लगभग 0.85% है। इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो तिब्बती है, बर्मी है, नागा भाषाएं हैं। इसके जो क्षेत्र है, जो जो चीन तिब्बती भाषा परिवार के जो लोग रहते हैं वो उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं और हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। अब हम बात करते हैं जनगणना की। जनगणना सेंसस क्या है? जनसंख्या की गिनती को जनगणना कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे कुल आबादी को जब हम गिनते हैं वही जनगणना कहलाता है। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। भारत में जो है पहली बार जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो थे। लॉर्ड मायो। पहली पूर्ण जनगणना जो हुआ था वो हुआ था 1881 में। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ जब पहली बार जो जनगणना हुआ था उस समय पूरे भारत में नहीं हुआ था, एक साथ नहीं हुआ था, अलग अलग समय पे हुआ था। वही बात करें पहली पूर्ण जनगणना 1881, उस समय के जो जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रिपन। जब लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुआ वो पूरे भारत में एक साथ हुआ और वैज्ञानिक तरीके से हुआ, तकनीक का इस्तेमाल से हुआ। और इसी के बाद हर एक 10 साल पे जनगणना होने लगा। इसीलिए इसे पूर्ण जनगणना कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से इसमें जनगणना हुई थी 1881 में। वही बात करें धार्मिक संगठन रिलीजियस कंपोजिशन की। धर्म के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण धार्मिक संगठन कहलाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण धार्मिक संगठन कहलाता है। वही बात करें धर्म भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।
भारत के प्रमुख धार्मिक समुदाय 2011 का जनगणना के अनुसार जो बताया गया, भारत में जो है कुल हिंदू की जो आबादी है वो 79.8% है। वही बात करें मुस्लिम की तो 14.2% है। वही बात करें ईसाई की तो 2.3% है। वही सिख की बात करें 1.7% है। वही बौद्ध की बात करें 0.7% है। वही जैन की बात करें 0.4% है और अन्य में 0.7%। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन कहलाता है। भारत में जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। वही बात करें सीमांत श्रमिक की तो जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। जो 183 दिन से ज्यादा काम करते हैं वर्ष में वो मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। जो 183 दिन से कम काम करते हैं एक वर्ष में उसे सीमांत श्रमिक कहा गया है। भारत में श्रमिकों की स्थिति, श्रमिक किसको बोला जाता है? काम करने वाले लेबर को श्रमिक कहा गया है। अश्रमिक जो काम नहीं करते हैं, भारत में 60% ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं। 60% लोग काम नहीं करते हैं। काम करने वाले कितने हैं टोटल? वो है सिर्फ 39.8%। 39.8% ही लोग काम करते हैं। श्रमिकों की कम संख्या और आश्रितों की अधिक संख्या यह दर्शाता है कि भारत में उच्च आश्रित हाई डिपेंडेंसी है। इसका मतलब है कि कम लोगों की कमाई पर बहुत अधिक लोगों का बोझ है। समझ गए बच्चों? ये उच्च आश्रित जनसंख्या को दर्शाता है, मतलब यही हुआ, कमाने वाले कम है, खाने वाले ज्यादा है। जेंडर और विकास, जेंडर एंड डेवलपमेंट। विकास का असली मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। यूएनडीपी 1995 के अनुसार विकास तभी संभव है जब सभी जेंडर, स्त्री हो या पुरुष हो, शामिल हो, समान रूप से शामिल हो। भारत में आज भी जेंडर भेदभाव देखने को मिलती है। कार्य अवसरों में असमानता देखने को मिलती है। महिला और पुरुषों के बीच काफी असमानताएं हैं। किसी भी देश की तरक्की तब होती है जब उसकी कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष को सही कौशल मिले और जेंडर के आधार पर भेदभाव न होकर सबको समान अवसर मिले। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पहल की। वीमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ मुख्य बिंदु पर जोर दिया गया है। जैसे
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, रोजगार पर जोर दिया गया है, इन सब पे विशेष जोर दिया गया है। वही बात करें लिंग समानता को बढ़ावा, मतलब समाज में लिंग समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यवसायिक संरचना, ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, जनसंख्या की वर्गीकरण कार्य के प्रकार के आधार पर किया जाता है, जिनके 3 प्रमुख सेक्टर है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। वही बात करें प्राथमिक सेक्टर की, तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जो आती है वो आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मतलब कृषि, खेती बाड़ी, जानवर वगैरह को चराना और मछली पकड़ना मारना, ये सब जो है प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। अगर हम बात करें इसमें श्रमिकों का जो प्रतिशत है, काम करने वालों की जो प्रतिशत है वो 54.6% है। मतलब देश की कुल जनसंख्या का आधा आधा हिस्सा जो है वो प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब कामों में 54.6% लोग लगे हुए हैं। इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया है? वजह यह है कि आधा आबादी जो है इस देश का वो प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो काम में आधा आबादी देश की लगी हुई है। वही बात करें द्वितीय सेक्टर की, द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत जो जो आते हैं वो है उद्योग है, निर्माण कार्य है, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में है। इनमें जो श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो 3.8% है। भारत में अभी सीमित है, तो द्वितीय सेक्टर के लोग बहुत कम है। उद्योग निर्माण कार्य वगैरह में बहुत ही कम लोग इससे जुड़े हुए हैं। वही बात करें तृतीयक सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो सेवाएं आते हैं। सेवाएं में जैसे शिक्षा, व्यापार, परिवहन, ये सब जो है तृतीयक सेक्टर के पार्ट है। वही बात करें श्रमिकों का प्रतिशत, ये जो तृतीयक सेक्टर में का जो प्रतिशत है वो 41.6% है। मतलब देश की जो कुल आबादी है उसमें 41.6% तृतीयक सेक्टर में लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो जो तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर दिखाया गया है। तृतीय सेक्टर जो है तेजी से बढ़ रहा है। वही बात करें द्वितीय का तो वो घट रहे हैं। पुरुष महिला श्रमिक वितरण, प्राथमिक सेक्टर में महिलाओं की संख्या अधिक है। प्राथमिक सेक्टर में महिलाओं की संख्या क्या है? अधिक है। वही बात करें द्वितीयक एवं तृतीयक में भी धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। मतलब महिला सशक्तिकरण का जो है आगे महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। शहरीकरण और शिक्षा कारण है इसका।
क्षेत्रीय भिन्नता। हिमाचल प्रदेश नागालैंड कृषि श्रमिक अधिक है। वही हिमाचल प्रदेश नागालैंड में कृषक कृषि लेबर क्या है, अधिक है। वही दिल्ली चंडीगढ़ में बात करें तो ये सेवा क्षेत्र प्रमुख है। वही बिहार यूपी की बात करें तो कृषि मजदूर अधिक है ना। मतलब प्राइमरी पर्थ, मतलब ये जो है प्रथम प्राइमरी सेक्टर के लोग हिमाचल नागालैंड में ज़्यादा हैं। वही बात करें तो टर्सरी तृतीयक सेक्टर के जो लोग हैं दिल्ली चंडीगढ़ में ज़्यादा है। वही बिहार की यूपी की बात करें तो ये फर्स्ट सेक्टर प्रथम सेक्टर के लोग ज़्यादा है। आपको ये ऑडियो लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। शुक्रिया।